Welcome to day 5 of Most Wanted series and today we are going to discuss the chapter बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है भाई। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। कंसेप्चुअली आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डील करना है एंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। विदाउट टाइम को गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट टाइम सबसे पहले ये डिस्कस करें कि वाई दिस सिस्टम इज नीडेड फॉर आवर बॉडी। क्यों जरूरत है इस ऑर्गन सिस्टम की, क्यों जरूरत है ये कंप्लीट बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की। अब अगर सपोज इट हमारे बॉडी से ये ऑर्गन्स हटा दिए जाए, एलिमिनेट कर दिए जाएं, देन व्हाट विल हैपन। तो मैं आपको बताऊं, इफ अगर ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, ये बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है, देन वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। कनेक्शन का काम करता है एज वेल एज जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो नीडेड है ईच एंड एवरी सेल के द्वारा, वो ऑक्सीजन वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। अगर पहुंच भी पाएगा थ्रू डिफ्यूजन, देन इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। लाइक आप कह सकते हो कि इंस्पिरेशन के थ्रू इनहेल्ड ऑक्सीजन को टो तक पहुंचने में इट विल टेक 3 years, है ना। तो हमारा पंपिंग स्टेशन हार्ट क्या कर रहा है, इट इज पंपिंग द ब्लड and this blood is carrying nutrients, hormones as well as oxygen to each and every cells along with excretory substance। क्या कर रहा है भाई, excretory substance को एलिमिनेट करने का काम कर रहा है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं ब्लड के, थर्मोरेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारे फैक्टर हैं। इन सारी चीजों को डील करेंगे और इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा नीट में। अबाउट 2 to 3 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ठीक है, जो ब्लड के कॉम्पोजिशन से एज वेल एज कार्डियक साइकिल एंड कार्डियक आउटपुट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ECF ब्लड? ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड, है ना। तो सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्या है, कॉमनली यूज्ड होता है किसके लिए, बॉडी फ्लूइड के फॉर्म में। एंड लिम्फ जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी लाइक प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। ओके डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ब्लड की बात करें, हमारे पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का जो वॉल्यूम है अबाउट 5 लीटर के आसपास है। एंड हम इट इज कंपोज्ड ऑफ, आप कह सकते हो, ढेर सारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट हैं। इसका एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर ढेर सारे फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू को अंडरलाइन कर लें भाई। फ्लूइड मैट्रिक्स है इसके पास, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा। एंड अलॉन्ग विद दिस देयर आर वेरियस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। कहो मैम व्हाट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स? WBC, RBCs एंड प्लेटलेट्स, तीनों के तीनों एक साथ क्या कहलाएंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट। इट फॉर्म्स अबाउट 30 to 35% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बॉडी के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट हैं उसका 30 to 35% क्या है, अपना ब्लड है, ठीक है। इट इज स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड। pH कितना होता है, 7.4, आप याद रखोगे pH यहाँ पे, है ना। चलो बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है, विस्कस फ्लूइड है। विस्कस फ्लूइड यानी कि पेल येलोइश कलर है, आपको कट लगता है, वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है। आफ्टर क्लॉटिंग आपको क्या दिखाई देता है, वहां पे पेल येलोइश कलर का चिपचिपा सा लिक्विड दिखाई देता है, दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है भाई, हमारे ब्लड वॉल्यूम का 55% कंस्टिट्यूएंट है इसका, है ना। अबाउट 90 to 90% इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर। एंड 6 to 8% प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, 3 तरह के प्रोटीन प्रेजेंट है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक Na+, Ca+2 एंड Cl- आर प्रेजेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है, कहाँ पे, ब्लड के अंदर, है ना। एंड ग्लोबुलिन की बात करें तो इट इज प्रोटेक्टिव प्रोटीन फाउंड इनसाइड आवर ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर ग्लोबुलिन प्रेजेंट है, जो कि क्या करेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स इन स्मॉल अमाउंट्स। ग्लूकोज आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल है, यानी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में प्रेजेंट होता है। ईच एंड एवरी सेल्स नीड इट फॉर द जनरेशन ऑफ ATP, ठीक है। आगे चले भाई, मिनरल्स, Na+, Ca+2 आयन, Cl-, आपको पता है बफर को मेंटेन करेगा Cl-, ठीक है। एंड Na+ transportation of impulses, Ca+2 ion is also responsible for transportation of impulses and various mechanisms are performed by these two ions, Na+ and Ca+2 ions। okay, आगे चलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे पहले आता है RBC, इरिथ्रोसाइट्स कहेंगे। व्हाट इज इरिथ्रोसाइट्स? स्पेशलाइज्ड सेल्स है, ब्लड का, रेड इन कलर है,
दोनों तरफ से चिपटा है, यानी कि बाई कॉनकेव है, ठीक है। क्यों है बाई कॉनकेव? ड्यू टू लैक ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, नॉन डिवाइडिंग है भाई, यानी कि डिवाइड नहीं कर सकता। लाइफ स्पैन की बात करें 120 डेज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इरिथ्रोसाइट की जो संख्या होती है हमारे बॉडी के अंदर, तो पर्टिकुलर एक टाइप का सेल जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो, दैट इज आरबीसी, 5 to 5.5 मिलियन, है ना, 5.5 मिलियन तक इसकी संख्या है। एंड विच इज स्लाइटली लेस इन फीमेल, फीमेल के अंदर ये थोड़ा सा कम होता है, 4.5 मिलियन के आसपास होता है। कॉ मैम वाई? बिकॉज मैक्सिमम जो विमेन होती हैं ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, वहां पे एनेमिक होती हैं, ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट इरिथ्रोसाइट वहां पे कम प्रेजेंट होते हैं मेंस्ट्रुएशन की वजह से। ओके डन। इट इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो, बोन मैरो यानी कि कहाँ बनता है? बोन मैरो के अंदर बनता है। वहां पे क्या प्रेजेंट है? इरिथ्रोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट हैं जो इरिथ्रोसाइट्स को बनाते हैं, यानी कि इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स। ओके डन। आगे चलते हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट ऑब्वियस सी बात है मैमोलियन आरबीसी के अंदर, जो कि बाई कॉनकेव इन शेप होगा। कुछ ऐसे मैमल्स भी प्रेजेंट है जहां पे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है फॉर एडेप्टेशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन, लाइक कैमल एंड लामा, आपको पता है। ओके चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, चलते हैं, बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। इमेजेस की एनसीईआरटी टेक्स्ट के अंदर गिवन है, दिस आर द इमेजेस। तीन तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको बोर्ड पे, दैट इज आरबीसी, प्लेटलेट्स और इओसिनोफिल से लेकर के लिम्फोसाइट तक, दिस आर डब्ल्यूबीसी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है भाई आपका WBC है, ये आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, और दिस इज द कैटेगरी एंड टाइप्स ऑफ क्या है ये WBC। ओके नाम याद रखना है, आरबीसी का कोई टाइप नहीं है, सिंगल आरबीसी। प्लेटलेट्स क्या है? सेलुलर फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स यहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस जहाँ पे हो रहा है बोन मैरो के अंदर, वहां पे प्लेटलेट्स कैसे फॉर्म होते हैं? ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ सम स्पेशल मेगा कैरियोसाइट सेल्स। ओके ठीक है। आगे चलते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी दो तरह के होंगे, ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ग्रैन्यूलोसाइट जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, ए ग्रैन्यूलोसाइट। तो ग्रैन्यूल्स वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, इओसिनोफिल्स, बैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, है ना, ये क्या है? ग्रैन्यूलोसाइट्स हैं। यहां से लेकर के यहां तक क्या है? ये ग्रैन्यूल्स वाले हैं, है ना, ग्रैन्यूलोसाइट्स। कहने का मतलब क्या है? इसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं और ये स्टेन्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग एजेंट। तो इओसिनोफिल्स को जो कलरफुल बनाता है दैट इज एसिडिक डाई, एंड इसको इओसिन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इओसिनोफिल। इसको डाई करने वाला जो एजेंट हम यूज कर रहे हैं दैट इज बेसिक इन नेचर, इसलिए इसका नाम हो गया बैसोफिल्स। इसको डाई करने के लिए जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, एजेंट यूज कर रहे हैं, वो क्या है? न्यूट्रल इन नेचर है, नाइदर वो एसिडिक है नॉर बेसिक है। गॉट इट? तो इसका नाम हो गया न्यूट्रोफिल्स, याद रहेगा। डन। इधर बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की, है ना। ग्रैन्युलोसाइट डिस्कस कर लिया। ए ग्रैन्युलोसाइट जहां पे जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है उनको बोलेंगे ए ग्रैन्युलोसाइट। दो तरह के सेल्स वहां पे प्रेजेंट है, आपको दिखाई दे रहा है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का क्या है भाई? बड़ा सा हॉर्सशू शेपेड यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड लिम्फोसाइट के अंदर लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन बोन मैरो, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ पे भाई? थाइमस ग्लैंड में। ओके क्लियर, डन। चलो आगे बात करते हैं। कुछ यहाँ पे डेटा दे रखा है, एनसीईआरटी की लाइंस है, आपको याद रखना है कि ईच 100 ml ऑफ ब्लड, है ना, हर 10 ml ब्लड के अंदर कितना ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है? तो आपको याद रखना है इट इज 12 to 16 ग्राम ऑफ hemoglobin present in 100 ml of blood. They have life span, आपको बता दिया मैंने आपको कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। दे हैव का मतलब क्या? आरबीसी आफ्टर 120 डेज गेट डिस्ट्रॉयड वेयर बाई इन स्प्लेन, एंड स्प्लेन इज नोन एज ग्रेवयार्ड, मतलब कब्रिस्तान, जहाँ पे आरबीसी, डेड आरबीसी का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है आगे चलते हैं। ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया दो तरह के भाई, ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है यहाँ पे बोल रहा है कलरलेस होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। WBC व्हाइट यानी कि कलरलेस है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन व्हिच इज फाउंड ऑन द सरफेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, है ना। पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। आपने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन।
WBC का अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है भाई, कितना एवरेज की बात करें तो 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड इनकी संख्या प्रेजेंट होती है। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? शॉर्ट लिव्ड होते हैं। शॉर्ट लिव्ड का मतलब कितना शॉर्ट लिव्ड, 1 to 3 days, समटाइम्स 6 to 8 days, और ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने। बट सम WBC लिम्फोसाइट्स जो होते हैं मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनकी जो एजिंग वाली जो प्रोसेस है वो क्या होती है, बहुत लॉन्ग टर्म तक ये क्या रहती हैं, जिंदा रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी सेल्स, चलो शॉर्ट लिव्ड याद रखोगे 2 to 3 days अप टू 7 days है ना। वी हैव 2 मेन कैटेगरीज WBC के, मैंने आपको बता दिया, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, डिफरेंट टाइप्स हो गए। दीज ग्रेन्यूल्स आर फिल्ड विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है ना, यानी कि फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो भी फॉरेन एजेंट इसके अंदर जब एंटर करेगा, देन दिस ग्रेन्यूल्स विल कंबाइन टू ईच अदर एंड क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा उस फॉरेन पार्टिकल्स को। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स क्या है भाई, ए ग्रेन्युलोसाइट्स है, वहां पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। न्यूट्रोफिल्स की बात करें, एनसीईआरटी का टेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना परसेंट है, 60 to 65% है टोटल का WBC, जितने भी WBC हैं उसमें 60 to 65% क्या है, अपना न्यूट्रोफिल्स है ना। तो न्यूट्रोफिल्स में आपने क्या देख लिया, 60 to 65% टोटल WBC का। बेसोफिल की बात करें, सबसे कितना परसेंट, सबसे कम हो गया भाई, 0.5 to 1% बेसोफिल्स प्रेजेंट है अमॉन्ग देम। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स है ना, क्या है भाई, फेगोसाइटिक नेचर के हैं। मोनोसाइट का जो परसेंटेज है 6 to 8%, विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द ब्लड। बेसोफिल्स सीक्रेट्स हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपरिन, यानी कि कहने का मतलब क्या है, बेसोफिल्स है ना, क्या सीक्रेट कर रहा है बेसोफिल्स, आपको पता है भाई, क्या पता है बेसोफिल में, एलर्जिक रेस्पॉन्स, या फिर आप कह सकते हो इन्फ्लेमेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल केमिकल्स हैं उनका सिक्रेशन बेसोफिल्स करती है। पहला क्या है, हेपरिन। हेपरिन क्या करती है, एंटी कोगुलेटिंग एजेंट है ना, ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देती। एज वेल एज हिस्टामाइन, हिस्टामाइन क्या करिए, वैसो डायलेटर होती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। एंड तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, सेरोटोनिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, नैरो करेगा। ठीक है, तो बेसोफिल क्या कर रहा है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन सीक्रेट कर रहा है, इन्वॉल्व्ड इन, मैंने आपको बोला, एलर्जिक रिस्पॉन्स एज वेल एज इन्फ्लेमेशन है ना। आगे चलते हैं, इओसिनोफिल की परसेंटेज की बात करें, कितना है भाई, 2 to 3%, एंड रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन को। एंड ऑल्सो प्लेटलेट्स कैन रिलीज वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेज, क्या रिलीज करता है प्लेटलेट्स, जरा देखें, एट द टाइम ऑफ कट है ना, कहीं से कोई एक्सटर्नल एजेंट की वजह से आपके बॉडी में कोई छोटा सा माइनर सा अगर कट लग जाए है ना, देन व्हाट विल हैपन, ब्लीडिंग विल गेट स्टार्टेड, एंड एट दैट टाइम जो इंज्योर्ड टिश्यू है वो क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं, एज वेल एज ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट प्लेटलेट्स हैं, दीज आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स। यहाँ मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर, आपको ध्यान देना है कि दिस प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेज, most of which are involved in the coagulation and clotting of blood, and reduction in their number can lead to clotting disorder, which will lead to excess loss of blood from the body. Okay, done. चलो भाई बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म की, शॉर्ट में डालना है, ज्यादा डिटेल नहीं जाना है। आपको याद रखना है कि एट द टाइम ऑफ कट, एट द टाइम ऑफ इंजरी, सम क्लॉटिंग फैक्टर हैज बीन रिलीज्ड बाय platelets. These clotting factors are prothromboplastin. ठीक है, prothromboplastin is also secreted by injured tissue of blood capillaries as well as tissue है ना, जो यहाँ पे मसल सेल्स, एपिथेलियम का जो टिश्यू है उसके थ्रू भी क्या होगा, prothromboplastin रिलीज होगा। This prothromboplastin will get converted into thromboplastin with the help of calcium plus 2 आयन है ना। आगे चलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन विल गेट कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे एज अ रिएक्टिंग एजेंट, कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। ये क्या कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है। आफ्टर दैट थ्रोम्बिन विल कन्वर्ट फाइब्रिनोजेन है ना, फाइब्रिनोजेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिन में है ना। ठीक है, ओके डन। आगे चलते हैं,
फाइब्रिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? फाइब्रिन एक पॉलीमर है, क्लॉट का फॉर्मेशन करेगा एंड रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड डेड WBC, दिस विल गेट इंट्रैप्ड इन दैट नेटवर्क एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कोगुलम और क्लॉट एट द टाइम ऑफ दैट इंजरी। गॉट इट? क्लियर है? कोई दिक्कत? ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट में भी गिवन है, आप इसको आराम से देख सकते हो। गॉट इट? क्लियर हो गया? Due to some disorder in formation of fibrinogen or you can say some clotting factor, अगर clotting factor के formation के टाइम पे कोई disorder create हो रहा है, उनकी संख्या कम हो रही है, उनका amount कम हो रहा है, then वहाँ पे एक disease cause होगा, that disease is known as, क्या बोलेंगे भाई? clotting disorders। जैसे विटामिन के क्या करता है? ब्लड को क्लॉट कराता है, ब्लड को क्लॉट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन के नहीं होगा तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी और हेमरेज के थ्रू क्या हो जाएगा? पर्सन का डेथ हो जाएगा। ठीक है, ओके, डन। बोल रहा है यहाँ पे प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस मोस्ट ऑफ व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन कोगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ blood. Reduction in their numbers can lead to clotting disorder which will lead to the excessive loss of blood from the body, hemorrhage cause करेगा। Got it? क्लियर है? नेक्स्ट आगे बात करें, हमने डील कर लिया, ठीक है। ब्लड ग्रुप की बात करें, व्हाट इज ब्लड ग्रुप, है ना? व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैचिंग ब्लड ग्रुप बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, या फिर आर्टिफिशियल भी अगर हम किसी का डोनेटेड ब्लड बैंक से ब्लड उठाते हैं और किसी को हम चढ़ा रहे हैं, ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? वहां पे हमें मैचिंग की जरूरत पड़ेगी। व्हाट टाइप ऑफ मैचिंग इज देयर? हमें ग्रुप मैच करना पड़ता है। विच टाइप ऑफ ग्रुप? जरा देखें ग्रुप कौन कौन से भाई। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजेन। व्हाट इज एंटीजेन? मैं आपको बता दूं, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, है ना? कहाँ प्रेजेंट है? आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है। एंटीजेन ए प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजेन बी प्रेजेंट होगा देन ब्लड ग्रुप बी, एंटीजेन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी, और एंटीजेन कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है देन ओ, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं, absent है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला मैंने? एंटीजन सारे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन है, एसोसिएटेड है किसके साथ? आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, इसके बेसिस पे जो ब्लड ग्रुप बनता है दैट इज ABO ग्रुपिंग। ठीक है, along with this there is another grouping system that is RH factor. What is RH? RH is also an antigen which is present on the RBC membrane. If RH factor is present on the RBC membrane, then this is known as RH positive blood. If there is no RH factor present on the RBC membrane, then it is RH negative, B negative, A negative. अगर A positive मतलब RH factor वहाँ पे प्रेजेंट है। तो आरएच ग्रुपिंग बाद में देखते हैं, सबसे पहले आते हैं ABO ब्लड ग्रुप के ऊपर, है ना? तो कभी भी एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है? आरबीसी के सरफेस पे। को कि मैम एंटीबॉडी आर सर्टेन प्रोटीन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स ऑफ अनदर एंटी। जो एंटीजन हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है उसके अगेंस्ट में क्या करता है? हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी पाए जाते हैं। वो एंटीबॉडी क्या है जरा देख ले, यहीं पे डिस्कस करती हूँ पीछे वाले स्लाइड पे। जहां पे ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट होगा इसके प्लाज्मा में कभी भी एंटीबॉडी ए प्रेजेंट नहीं होगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन? दे विल जस्ट कैंसिल ईच अदर एंड ब्लड का क्या हो जाएगा? कोगुलम बन जाएगा। देन एंटीजन क्या है? ए, देन एंटीबॉडी क्या होगा? एंटी बी इसके पास प्रेजेंट होगा। कहाँ पे? प्लाज्मा में। आगे चलते हैं, जहां एंटीजन बी प्रेजेंट है उसके प्लाज्मा में जो प्रेजेंट होगा वहां पे जो एंटीबॉडी है दैट इज एंटी ए। ओके, डन। आगे चलते हैं, एंटी ए। आगे चलते हैं, जहां पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है दोनों के खिलाफ में से किसी के पास भी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब्सेंट। यहाँ पे कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। बात करते हैं जहां एंटीजन ही नहीं है तो बट ऑब्वियस सी बात है एंटीजन नहीं है तो यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी होगा, एंटी ए और एंटी बी। चलो भाई बता दिया मैंने, ये टेबुलर फॉर्म में यहाँ गिवन है इन एनसीईआरटी टेक्स्ट, यू कैन सी वेरी वेल, है ना? ब्लड ग्रुप यहाँ गिवन है, एंटीजन जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप है, आप समझो। आगे चलते हैं, उसके जस्ट ऑपोजिट एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा के अंदर, एंटी बी, एंटी ए,
नील, कोई एंटीबॉडी नहीं। ओ ए बी के केस में ओ यानी कि ओ की बात करें तो आप कह सकते हो यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे विच ब्लड ग्रुप इज एलिजिबल टू ट्रांसफ्यूज द ब्लड, है ना। कौन है भाई एलिजिबल क्राइटेरिया, उसको देखते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो ए के साथ मैच कौन करेगा, ब्लड ग्रुप ए। बट ऑब्वियस सी बात है ए वाला ब्लड इसको डोनेट कर सकता है। साथ ही और कौन डोनेट कर सकता है, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं हो, तो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनेगा ही नहीं, तो ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, लाइक दिस सारे ऐसे ही रिपीट होगा। यहाँ पे बी टू बी एंड ओ। ठीक है, ए बी के केस में ए बी वाला भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है और ओ भी, यानी कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया। ओ के केस में क्या होगा, यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके पास एंटीजन प्रेजेंट होगा वो एलिजिबल नहीं होगा इसको ब्लड देने के लिए। देन व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप, बट ऑब्वियस सी बात है ओ ही रहेगा जो इसको ब्लड दे सकता है। ठीक है, ओके, डोनर्स ग्रुप आपने देख लिया। अब एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या कर रहे हैं, दोनों के ब्लड ग्रुप को मैच करा रहे हैं। किसके लिए, ताकि आरबीसी का क्लम्पिंग ना हो सके। अगर एंटीबॉडी इसके साथ मैच होता है, यानी सपोज दैट एंटी ए आ गया किसके साथ, बी ब्लड ग्रुप के साथ, देन व्हाट विल हैपन इन दिस केस, क्या होगा, ये आरबीसी स्टैक के तरह, है ना, जैसे कॉइन एक दूसरे के ऊपर बैठ जाए, है ना, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, इस तरीके से क्या हो जाएंगे, स्टैक्ड हो जाएंगे, फंक्शनल नहीं रहेंगे और ब्लड क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो मैंने आपको बता दिया यूनिवर्सल डोनर है, एंड ए बी ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। अगला देखिए भाई, आरएच ग्रुपिंग की बात करें, आरएच ग्रुपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसस मंकी के अंदर सबसे पहले इस फैक्टर को ढूंढा गया था, ढूंढने वाले वही सेम साइंटिस्ट, दैट वाज लैंडस्टीनर। ए बी ए ब्लड ग्रुपिंग वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर, जो हमारे ब्लड ग्रुपिंग के फादर कहे जाते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि हम ब्लड ग्रुप ए बी को मैच करते हैं एंटीजन के बेसिस पे, फिर भी समटाइम्स इट हैपन कि पर्सन की डेथ हो जाती है। व्हाट द अदर फैक्टर इज प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ दिस टाइप ऑफ मैच ब्लड। देन उन्होंने क्या देखा कि जो रिसस मंकी, उन्होंने रिसस मंकी के आरबीसी के ऊपर देखा, देयर इज अ स्पेशल प्रोटीन दैट इज आरएच, है ना, आरएच फैक्टर प्रेजेंट है। रिसस के नाम पे क्या हो गया, इस फैक्टर का नाम आरएच हो गया। अगर आरएच फैक्टर की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में लगभग कितने परसेंट इंडिविजुअल, 80% इंडिविजुअल क्या है, आरएच पॉजिटिव है, यानी कि उनके आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, जिनके अंदर एब्सेंट है तो बट ऑब्वियस सी बात है उसको हम क्या कहेंगे, आरएच निगेटिव। तो हमने देख लिया आरएच पॉजिटिव कौन है एंड आरएच निगेटिव कौन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस केस की बात करें, देयर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ आरएच इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन मदर एंड फीटस इन विच सेकेंड बेबी, यानी कि सेकेंड चांस में जो मदर कंसीव कर रही है बेबी को, दैट इज ऑन डेंजर। आप कह सकते हो कि डेंजरस कंडीशन में हो जाता है वो, एंड क्या होता है वहां पे, उस फीटस की डेथ हो जाती है बिफोर मैच्योरेशन। व्हाट हैपेंड इन दैट केस, चलो डिस्कस करें, आ जाते हैं। चलो भाई, इन दिस स्लाइड यू कैन सी वेरी वेल देयर इज इनकम्पेटिबल मैरिज बिटवीन आरएच पॉजिटिव मेल एंड आरएच नेगेटिव फीमेल। व्हाट इज गोइंग ऑन, दोनों के बीच क्या हो रहा है, शादी हो रही है, बट ऑब्वियस सी बात है ये इनकम्पेटिबल मैरिज है, यानी कि यहाँ पे जब मदर कंसीव करेगी तो डोमिनेंट जीन कौन सा है, आरएच फैक्टर। तो बट ऑब्वियस सी बात है चाइल्ड क्या होगा, चाइल्ड के पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा होंगे। देन पॉजिटिव चाइल्ड अगर कंसीव करती है तो फर्स्ट बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज द ब्लड ऑफ फीटस एंड मदर इज completely separated with the help of placenta and there is no connection between the blood of fetus and mother। कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में इस बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज दोनों का ब्लड क्या है, सेपरेटेड है। तो कहीं भी किसी भी तरह का कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं है, ब्लड का कोई मैच नहीं है, वहां पे कोई किसी तरह का मिलन नहीं है। देन व्हाट विल हैपन, इट विल गोज नॉर्मल। ठीक है, पहली बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन यानी कि फुल डेवलप फीटस, यानी कि फुल डेवलप जो बेबी है वो पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ के थ्रू जब बाहर आता है, देन प्लासेंटा विल डिटैच फ्रॉम द वॉल ऑफ द यूटरस एंड
सम अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड गेट इन कॉन्टैक्ट विथ मैटरनल ब्लड, वहां पे मैटरनल ब्लड एक्सपोज्ड होता है फीटस के प्लेसेंटल ब्लड के कांटेक्ट में, तो सम अमाउंट ऑफ ब्लड क्या हो सकता है, लीक हो सकता है। और हीमोकोरियल प्लेसेंटा जब वहां से निकल रहा है तो वहां क्या है, मदर का जो वूम्ब है वो क्या है, बैरन है, पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है। तो सम अमाउंट ऑफ ब्लड जब लीक होगा देन व्हाट हैपन, मदर के बॉडी में RH फैक्टर जाएगा एंड इट विल क्रिएट सम अमाउंट ऑफ, क्या बना देगा भाई, एंटीबॉडी, एंड ये एंटीबॉडी विल गेट रिजर्व इन द बॉडी ऑफ मैटरनल ब्लड के अंदर ये एंटीबॉडी रिजर्व हो जाएगा। इन कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी आई एम टेलिंग अ वर्ड दैट इज कंसेक्यूटिव मतलब तुरंत थोड़े ही दिनों के बाद फिर से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, कंसीव कर लेती है। देयर इज नो गैप, ऐसा 3-4 साल का कोई गैप नहीं है। देन दिस एंटीबॉडी क्या करेगा भाई, जैसे ही वो कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट होगी, यहाँ जो बेबी प्रेजेंट होगा उसके वूम में सेकंड बेबी, व्हाट विल हैपन, दिस एंटीबॉडी विल गेट एंटर इनसाइड द फीटल ब्लड। आप कर सकते हो जैसे फीटस के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, एंटीबॉडी एंटर करेगा, कहाँ एंटर करेगा, फीटस के बॉडी के अंदर, है ना। अब फीटस के बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, RBC, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, RH फैक्टर। तो ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट काम करेगा, उस RH फैक्टर या RH प्रोटीन के ऊपर काम करेगा, जिसकी वजह से RBC क्या करने लगेंगे, RBC का डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा। इसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, यानी RBC का डिस्ट्रक्शन चालू। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो फीटस होगा उसको क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, एनेमिक हो जाएगा, एक्यूट एनीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, प्री मैच्योर डेथ हो जाएगी भाई, है ना। तो आपने ये कंसेप्ट पूरी तरीके से पढ़ लिया है ना। आगे चले नेक्स्ट। चलो भाई, कोगुलेशन ऑफ ब्लड की बात करें, ब्लड क्लॉटिंग की बात करें, मैंने आपको एक स्लाइड से समझा दिया है ना, कि यहाँ पे क्या है भाई, ब्लड क्लॉटिंग आपको बता दिया मैंने कैसे ब्लड क्लॉट होता है। वहां पे एक बार देख लेते हैं टेक्स्ट में, एन इंजुरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट्स प्लेटलेट्स, क्या कर रहा है भाई, सर्टेन फैक्टर दैट इज मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्लॉटिंग में, मैंने आपको बता दिया डेल। आगे चले नेक्स्ट। चलो भाई, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्या पूछ रहा है भाई, जरा देखें। ये प्रोटीन की बात कर रहा है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर, उसके फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि फाइब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन आर द प्रोटीन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन फंक्शन। क्या है भाई, जरा देखें। तो हमने बताया था एल्बुमिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा। ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, तो डिफेंस मैकेनिज्म 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चलें। फाइब्रिनोजिन की बात करें, क्या कर रहा था, क्लॉटिंग करा रहा था, देन 2, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अडल्ट ह्यूमन RBC आर यून्यूक्लिएटेड, RBC का न्यूक्लियस नहीं है, अब्सेंट है, देन व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है भाई। तो इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कौन से मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है कि न्यूक्लियस क्यों नहीं होते। तो न्यूक्लियस नहीं होने से क्या फायदा है। तो बोल रहा है कि दे डू नॉट प्रोड्यूस, नो दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, ये फायदा है इसका। तो नहीं भाई, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये फायदा नहीं है, देन इट इज रॉन्ग। दे आर सोमेटिक सेल्स है, ये फायदा है, नहीं भाई ये भी फायदा नहीं है इससे, है ना। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, यहाँ पे मेटाबोलाइज नहीं होते, यहाँ इनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होते भाई, ये भी बात करेक्ट नहीं है। मेटाबॉलिज्म जब वहां पे एग्जीक्यूट होता है, वहां पे भी रेस्पिरेशन होता है और भी बहुत सारे प्रोसेसेस अकर होते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। आगे देखें। ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, आप कह सकते हो, सही बात है भाई, कि जो RBC का जो न्यूक्लिएटेड होने की वजह से क्या होगा भाई, जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा, हीमोग्लोबिन ज्यादा। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसके हिसाब से ये ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है कि डी, है ना। तो ओनली डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। चलो भाई, सीरम NCERT का लाइन है, दिस इज गिवन इन NCERT टेक्स्ट, गिवन है कि भाई
क्लॉटिंग फैक्टर अगर प्लाज्मा से निकाल दिए जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, सीरम। तो सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, अगर ब्लड से कंपेयर करें सीरम को तो क्या डिफरेंट है, या प्लाज्मा से भी हम इसको कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है। तो आप याद रखना, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। तो लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर इट हैज बीन आस्क्ड इन 2016। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें भाई कि नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर, है ना। इसमें ऐसा कौन सा ब्लड सेल्स है या कौन सा ब्लड फैक्टर है जिसकी वजह से क्लॉटिंग डिस्टर्ब होगी। देन आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन बनाते हैं, और उस फाइब्रिन के अंदर जो मेगा कैरियोसाइट्स के जो सेलुलर फ्रैगमेंट्स हैं, दिस फ्रैगमेंट्स गेट इंट्रैप्ड इनसाइड दोस नेटवर्क एंड ब्लॉक द पैसेज ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, ब्लड फ्लो को ब्लॉक करेंगे, वो पैसेज को कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे। तो क्या न्यूट्रोफिल रिस्पॉन्सिबल है? नॉट एट ऑल। थ्रोम्बोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट। भाई ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, इरिथ्रोसाइट आरबीसी। ठीक है, कुछ हद तक ये करते हैं, बट जो मेजर जो इसका रोल है दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि प्लेटलेट्स। इसी को हम क्या कहेंगे, प्लेटलेट्स कहेंगे। गॉट इट, क्लियर। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। लिम्फ, लिम्फ किसको बोलते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। नहीं भाई, अगर आरबीसी भी प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है एंड प्लाज्मा है तो एक तरह से कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा, जबकि लिम्फ रेड नहीं होता। ब्लड की बात करें, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। सही बात है, प्लाज्मा मैट्रिक्स हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या हो गया, इसके फॉर्म्ड एलिमेंट हो गए, है ना। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, बट ऑब्वियस बात है बी। कहो कि डी क्यों गलत है, डी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्लस फाइब्रिनोजेन ये क्लॉटिंग फैक्टर है, तो सीरम कभी नहीं होगा। प्लाज्मा क्यों सही नहीं है मैम, चलो भाई यहाँ पे ब्लड प्लस लिम्फोसाइट, कभी भी प्लाज्मा के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछ रहा है। इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन, बोल रहा है कि इरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है। तो अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि फीटस के अंदर या फर्स्ट इरिथ्रोपोइसिस, तो आंसर क्या हो जाता है भाई, लिवर हो जाता। बट ये इट इज नॉट गिवन कि फर्स्ट टाइम या फिर इन फीटस, देन अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, इरिथ्रोपोइसिस कहाँ स्टार्ट होगा, रेड बोन मैरो। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन अ पर्सन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर। कहने का मतलब है कि यदि कोई पर्सन है और आपको ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर एंटीबॉडी का डेफिशिएंसी है, उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा क्या है जो उसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आप किसका चेकअप करोगे, है ना। तो आंसर क्या होगा, आपको पता है, क्या पता है भाई कि एंटीबॉडी यानी डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड जो प्रोटीन होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए मैंने आपको पढ़ा रखा है, दैट इज ग्लोबुलिन, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी इज मोर एप्रोप्रिएट। आगे चलते हैं, बात करते हैं लिम्फ की। को मैम क्या लिम्फ ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, नहीं भाई, लिम्फ ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लिम्फ, जरा देखो। लिम्फ जो है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स हमारे बॉडी के अंदर जैसे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट हैं पूरे बॉडी के अंदर, ये रन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो भाई चलो देखें लिम्फ कैसे बनता है। सपोज दैट यहाँ पे क्या है, ये सेल्स प्रेजेंट है ना। चलो भाई मैंने सेल्स बना दिए हैं, ये टिश्यू के सेल्स हैं, है ना। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने के लिए कौन आता है, आपको पता है ब्लड कैपिलरीज आती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, अपने साथ न्यूट्रिएंट्स और सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ऑक्सीजन, है ना, वो सब कुछ लेकर के आएगी और कहाँ सिक्रेट कर देगी भाई, इस इंटरसेलुलर स्पेसेस या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है ECF प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लूइड विल गेट, क्या हो जाएगा भाई, बाहर डिफ्यूज आउट हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, ECF। ये ECF क्या हेल्प करते हैं भाई, इन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने के लिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए एज ए मीडिया काम करते हैं। सम अमाउंट ऑफ दिस SEF गेट, क्या होंगे भाई, कलेक्ट कर लिए जाएंगे एक स्पेशलाइज्ड वेसल्स के द्वारा। ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, है ना। ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या करेंगे, ये लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ से एक्स्ट्रा ECF को अपने अंदर उठा लेंगे, इसको लिफ्ट कर लेंगे और वापस कहाँ, और वापस इसको मेजर यहाँ पे कैरोटिड वेन के अंदर फिर से डाल देंगे। ठीक है, ओके डन।
चलो भाई, आपको ये चीज समझ में आ गया कि लिम्फ कहाँ से एंटर कर रहे हैं लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, क्या कंपोजिशन है? तो आप कह सकते हो एग्जैक्ट प्लाज्मा के जैसे, सेम टू सेम प्लाज्मा। कहो कि मैम प्लाज्मा के जैसा सेम टू सेम है, तो लिम्फ क्यों कहेंगे? इसलिए लिम्फ कहेंगे क्योंकि सम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसके अंदर जब एंटर करता है, अलोंग विद दिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी आप कह सकते हो इनके अलावा यहाँ पे काइलोमाइक्रोन्स भी प्रेजेंट हैं, यानी कि लिम्फ इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड एज वेल एज क्या भाई, यहाँ पे कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ प्लाज्मा के। ठीक है, चलो टेक्स्ट देखे जरा। लिम्फ क्या है भाई? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, है ना, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस कहाँ आ रहे हैं भाई? स्पेस में आ रहे हैं, सेल्स के स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, टिश्यू में। इसको हम क्या बोल रहे हैं? टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड कहाँ एंटर कर रहे हैं? लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। इट इज सिमिलर टू ब्लड बट फ्यूअर ब्लड प्रोटीन्स, कुछ ब्लड प्रोटीन्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे। लेस कैल्शियम प्लस एंड फॉस्फोरस आयन कहाँ पे भाई, कहाँ कम होगा? लिम्फ के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस एंड ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या होता है? कम होता है। इट इज कलरलेस फ्लूइड है, यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। सम लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट इन लिम्फेटिक वेसल्स, कह सकते हो कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसेल्स प्रेजेंट। लिम्फोसाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कौन कौन से? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। गेट इट क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चलें, नेक्स्ट। चलो, पूरा ब्लड पढ़ लिया। मेन फंक्शन लिम्फ का क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, बिकॉज लिम्फोसाइट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लूइड, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एज वेल एज काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है, ऑक्सीजन एंड फूड मटेरियल को भी क्या कर सकता है भाई? हार्मोन्स को भी क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। नेक्स्ट, ये लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम है, आप देख सकते हो लिम्फेटिक वेसल्स किस तरीके से पूरे बॉडी में स्प्रेडेड है। यहाँ पे कुछ लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी गिवन है। डिजीज वाले चैप्टर में इसको हम डिस्कस करेंगे। आगे चलें भाई, सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें हमारे बॉडी के अंदर, या फिर कह सकते हो लिविंग सिस्टम के अंदर जो सर्कुलेटरी पाथवे है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पे डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, बट इन केस ऑफ फिशेज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सिंगल सर्कुलेशन। इन केस ऑफ एम्फीबियंस यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इन केस ऑफ रेप्टाइल्स डबल सर्कुलेशन, और मैमल्स, बर्ड्स सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डबल सर्कुलेशन वाले ही। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो भाई, सर्कुलेटरी पाथवे में हम लोगों ने आपको बताया सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। चलो भाई आगे देखें। फिश का जो हार्ट है डबल चैम्बर्ड होता है ना, और कह सकते हो कि इसे वेनस हार्ट भी कहते हैं। कहो कि मैम वाई वेनस हार्ट? वेनस हार्ट क्यों कहेंगे? वेनस हार्ट का मतलब होता है ऐसा हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, उसी को हम क्या कह देंगे? वेनस हार्ट। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स पता है आपको, मैंने बताया 3 चैम्बर्ड, और 3 चैम्बर्ड होने की वजह से क्या होगा? मिक्स ब्लड का सर्कुलेशन होगा। आई विल डिस्कस दिस ऑल इन दिस डायग्राम, यू कैन सी इट बेटर हियर। क्या है भाई? बात करते हैं किसके? एम्फीबियंस की बात करें तो यहाँ पे एम्फीबियंस में आप क्या देख रहे हो कि वेंट्रिकल सिंगल है ना, और यहाँ पे ऑरिकल क्या है? डबल है। तो सिंगल वेंट्रिकल होने की वजह से, है ना, 2 ऑरिकल प्रेजेंट है। यहाँ पे वेंट्रिकल क्या है? सिंगल है। इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 वाला ब्लड, जो कि डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा भाई? वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से कहाँ? लंग से ऑक्सीजनेट होकर के ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ रहा है, और वो भी कहाँ मिक्स हो जा रहा है? वेंट्रिकल के अंदर। सिंगल वेंट्रिकल, तो बट ऑब्वियस सी बात है, ब्लड का जब ट्रांसपोर्टेशन होगा, पंपिंग होगी, तो यहाँ पे ब्लड क्या हो गया? मिक्स हो गया, और मिक्स होने की वजह से क्या होगा? व्हाट विल हैपन? मिक्स ब्लड का सर्कुलेशन होगा। ये कहाँ पाया जाता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इसको कहते हैं फ्रॉग्स के अंदर, यानी एम्फीबियंस के अंदर। बात करते हैं फाइसेस यानी कि फिशेस की, तो इसके अंदर 2 ही चैम्बर प्रेजेंट है। एक तो है अट्रियम, है ना, ठीक है, और दूसरा जो है दैट इज वेंट्रिकल। ठीक है, कहो कि मैम आप बोल रहे वेनस हार्ट है? हाँ, वेनस हार्ट है। क्यों वेनस हार्ट है भाई? सर्कुलेटरी पाथवे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से, सर्कुलेटरी पाथवे से कैसा ब्लड भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? अट्रियम के अंदर जा रहा है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचा? वेनस, यानी कि आप कह सकते हो वेंट्रिकल के अंदर, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर दिया जा रहा है। कहाँ पहुंचाया जा रहा है? गिल्स के पास। गिल्स के पास ऑक्सीजनेट होकर के सीधा ये पूरे बॉडी में सप्लाई हो जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी एंटर ही नहीं करता हार्ट के अंदर। देन दिस टाइप ऑफ हार्ट इज नोन एज वेनस
हार्ट एंड सर्कुलेशन कैसा हो गया, सिंगल सर्किट है, सिंगल सर्कुलेशन हो गया। आगे चले नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉग हार्ट व्हेन टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम, यानी फ्रॉग के हार्ट को जब बॉडी से बाहर निकाला जाता है फिर भी ये बीट करता रहता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसके बीटिंग के लिए ये ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि इसका हार्ट क्या होगा, मायोजेनिक होगा, ऑटो एक्साइटेबल होगा, इसके पास भी एसए नोड प्रेजेंट होगा। देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, भाई कौन कौन सा है, फ्रॉग इज पॉइकिलोथर्म इसलिए वो हार्ट बीट कर रहा है, नहीं भाई सही नहीं है। फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, फ्रॉग के अंदर कोई भी कोरोनरी सर्कुलेशन नहीं पाता है, उसके हार्ट के मसल्स को कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, रॉन्ग है। ओके, हार्ट इज मायोजेनिक, आपको बताइए मायोजेनिक के मतलब ऑटो एक्साइटेबल, और उसके मसल्स ही स्पेशलाइज्ड होकर के इम्पल्स का जनरेशन कर रहे हैं। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। देन अप्रोप्रिएट आंसर विल बी व्हाट, सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, सर्कुलेटरी टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, कहने का मतलब क्या है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी प्रेजेंट है, पल्मोनरी सर्कुलेशन भी प्रेजेंट है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन के अंदर ये चीजें आती हैं। तो डबल सर्कुलेशन कहाँ होगा, जरा देखो इसमें मैमल्स कौन सा है, लिजर्ड, व्हेल, शार्क, फ्रॉग। द कंप्लीट जो मैमल है दैट इज व्हेल, तो व्हेल इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। चलो हार्ट की बात करते हैं। हार्ट क्या है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। कैसा है, मस्कुलर है, कहाँ प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में, जिस स्पेस को ऑक्युपाई करता है उसको हम क्या कहेंगे, मेडियस्टिनम। ठीक है, ऑरिकल वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, वेंट्रिकल वाला पार्ट अपेक्स कहलाएगा, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ऑरिकल इट इज सिचुएटेड ऑन द डायफ्राम इन इट्स स्पेस। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलो भाई थोरेसिक कैविटी बता दिया है ना, और पूरे हार्ट के चारों तरफ, अगर सपोज दैट दिस इज आवर हार्ट, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलेंगे पेरी, पेरी मतलब चारों तरफ, पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम के अंदर डबल लेयर्ड है, वहां पे पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है जो हार्ट को एक्सटर्नल मैकेनिकल शॉक से बचाने का काम करता है। ठीक है, आगे चले भाई, पेरिकार्डियम डिस्कस कर दिया। अपर टू चैम्बर इज कॉल्ड अट्रिया, ऊपर के दो चैम्बर जो हैं उसको हम क्या कहेंगे, अट्रिया। अंदर नीचे की तरफ भी क्या प्रेजेंट है भाई, दो चैम्बर प्रेजेंट है, दैट इज वेंट्रिकल। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, इंटर अट्रियल, दोनों अट्रिया के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट है जिसको बोलेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब ये सेपरेटेड है, यहाँ पे वॉल्स मस्कुलर फ्लैप प्रेजेंट है, एंड दिस मस्कुलर फ्लैप इज नोन एज क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे थ्री कस्प प्रेजेंट है, किसके बीच, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच। कौन सा पार्ट है, ये राइट पार्ट है, और दिस इज लेफ्ट पार्ट। तो फिर राइट अट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच थ्री कस्प ट्राइकस्पिड वाल्व, एंड देयर इज ओपनिंग, यहाँ से क्या निकलेगा, वेंट्रिकल का ओपनिंग है, बाहर की तरफ निकलेगा, दोनों लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज देगा, एंड दिस इज नोन एज पल्मोनरी ट्रंक। और पल्मोनरी ट्रंक के जो ओपनिंग है वेंट्रिकल के अंदर, यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट है, दैट इज सेमीलुनर वाल्व। सेमीलुनर वाल्व क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, लेफ्ट अट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों के बीच कितने मस्कुलर फ्लैप, टू बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है। दिस बाइकस्पिड वाल्व इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट है, किसका, लेफ्ट वेंट्रिकल का। ये लेफ्ट वेंट्रिकल मेजर अरोटा है ना, बाहर की तरफ क्या कर रहा है भाई, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट है, दैट इज सेमीलुनर वाल्व, यानी कि हाफ मून लाइक वाल्व प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्या क्या डिस्कस कर लिया, पेरिकार्डियम, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व एंड सेमीलुनर वाल्व, पल्मोनरी ट्रंक, मेजर अरोटा। ओके डन, क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट आगे की बात करें, दिस इज डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑरिकल्स, दिस चैम्बर इज ऑरिकल, इट इज ऑल्सो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल राइट, और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और कुछ स्ट्रक्चर अपन को डिस्कस करना है, आप यहाँ पे देखोगे है ना। ठीक है, ये जो वेंट्रिकल है ना, दिस वेंट्रिकल, वेंट्रिकल क्या है, डबल चैम्बर्ड है, लेफ्ट एंड राइट। वेंट्रिकल्स के वॉल पे यहाँ पे है ना स्पेशलाइज्ड मसल्स प्रेजेंट हैं, ये मसल्स पिलर लाइक होते हैं, इसको पैपिलरी मसल्स बोलेंगे, एंड दिस पैपिलरी मसल्स से यहाँ पे कॉर्ड निकलते हैं, और दीज कॉर्ड्स आर अटैच्ड विथ किसके साथ भाई, मस्कुलर फ्लैप ऑफ वाल्व के साथ, एंड दिस ये जो कॉर्ड है इसी को बोलते हैं कॉर्डी टेंडेनी, है ना। आप देख सकते हो हियर यू कैन सी दिस कॉर्डी टेंडेनी, इट इज गिवन हियर। ये कॉर्डी टेंडेनी है, क्या कर रहे हैं, पैपिलरी मसल से इमर्ज हो रहे हैं और कस्प
ऑफ वाल्व के साथ अटैच है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कॉर्डी टेंडेनी, क्या करेगा, रिवर्स, यानी कि वाल्व के रिवर्स ओपनिंग, ऑपोजिट साइड में ओपनिंग को रोकेगा। क्लियर है, ओके डन। आपको याद रहेगा यहाँ पे पापिलरी मसल्स एंड कॉर्डी टेंडेनी। अलोंग विद दिस हमें एक चीज जाननी है कि हमारा जो हार्ट है ये बीट करने के लिए जो इम्पल्स जनरेट करता है ये खुद से जनरेट करता है, ना कि इसके लिए हमारे ब्रेन या भी नर्वस सिस्टम पे डिपेंडेंट है। कहो कि मैम कहाँ से इम्पल्स जनरेट होता है, जरा देखें। तो देखो भाई, दिस इज आवर हार्ट एंड यहाँ पे साइनो आर्टेरियल नोड, ऐसे नोड जिसे हम पेस मेकर भी कहते हैं, it is formed by a specialization of some cardiac tissue, cardiac muscles का specialized structure है जिसके अंदर पावर है टू जनरेट इम्पल्स। ठीक है, ये ऐसे नोड कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनोडल फाइबर। यहाँ पे इंटरनोडल फाइबर प्रेजेंट है दोनों नोड के बीच, ये कनेक्टेड है। 1 मिनट में 72 टाइम्स ये बीट करता है, इम्पल्स जनरेट करता है, और ये इम्पल्स कहाँ पहुंचेगा, एवी नोड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एवी नोड, ये पेस सेटल कहलाता है। दिस इज पेस मेकर, दिस इज पेस सेटल, यानी कि अकॉर्डिंग टू द नीड हार्ट बीट को बढ़ाता या घटाता है। यहाँ पे पहुंचा 1 मिनट में एवी नोड कितनी बार बीट एग्जीक्यूट करेगा भाई, देखें 42 टू 45 टाइम्स। यहाँ से ये बीट ट्रांसफर होता है कहाँ पे, बंडल ऑफ हिस में, दिस इज नोन एज एवी बंडल। और ये एवी बंडल आगे चल करके, बंडल ऑफ हिस आगे चल करके क्या हो जाता है भाई, डिवाइड हो जाता है 2 डिफरेंट अलग अलग जोन में, और इनको हम क्या कहेंगे, पुरकिंजे फाइबर। तो ये कंप्लीट कंडक्शन पाथवे है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऐसे नोड, इंटरनोडल फाइबर, एवी नोड, दिस इज बंडल ऑफ हिस या एवी बंडल, एंड दीज आर पुरकिंजे फाइबर्स, जो क्या करेंगे, पूरे वेंट्रिकल के वॉल को क्या प्रोवाइड करेंगे, इम्पल्सेस प्रोवाइड करेंगे, ताकि वहां पे कॉन्ट्रैक्शन यानी डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन एग्जीक्यूट हो सके, सिस्टोल एंड डायस्टोल एग्जीक्यूट हो सके। यहाँ पे हमने कुछ बातें आपको बताई, सेमी लूनर वाल्व बता चुकी हूँ मैं आपको पीछे वाले स्लाइड में कि किसके ओपनिंग पे प्रेजेंट है भाई, पल्मोनरी आर्क एज वेल एज मेजर अरोटा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड डिस्कस हो चुका। नोडल टिश्यू की बात करें, ऐसे नोड आपको पता है, इसी को हम क्या कहेंगे, पेस मेकर, है ना। कहाँ सिचुएटेड है भाई, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट अट्रियम, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट अट्रियम, ओके डन। चलो भाई, एवी नोड की बात करें, कहाँ प्रेजेंट है, लोअर लेफ्ट साइड में कॉर्नर में प्रेजेंट है राइट अट्रियम के, दैट इज कॉल्ड एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, है ना। आगे वहां पे आपको मैंने बता दिया है भाई, क्या बता दिया है कि वहां से निकलने वाला जो फाइबर है एवी बंडल है, उसी को हम क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, पुरकिंजे फाइबर अलोंग विथ राइट एंड लेफ्ट बंडल, है ना, दोनों को जोड़ दो, है ना, यानी एवी बंडल का जो जंक्शन पॉइंट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बंडल ऑफ हिस, है ना। अब नोडल मस्कुलेचर क्या है, एबिलिटी है टू जनरेट द इम्पल्सेस, ओके डन। चलो भाई आगे चलते हैं। ऐसे नोड की बात करें, ऐसे नोड जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कितना, 1 मिनट के अंदर, कितना भाई, 1 मिनट के अंदर कितना, 72 टाइम्स। ठीक है, 72 टू 75 टाइम्स, है ना। और हमारा हार्ट जो है इतनी ही बार बीट करता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पेस मेकर। पेस मतलब मोशन, गति, है ना। तो पेस मेकर कौन है हमारे हार्ट का, ऐसे नोड, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है, यू कैन सी दिस वेरी वेल, क्या है, साइनो, सबसे पहले कहाँ इम्पल्स जनरेट होगा, साइनो आर्टेरियल नोड, पहला नंबर। यहाँ से कहाँ जाएगा, इंटरनोडल फाइबर, क्या है ये, इंटरनोडल फाइबर, अगर गिवन है तो, है ना। तो इंटरनोडल फाइबर सेकंड नंबर, 1 से सेकंड। यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड थर्ड नंबर। यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, बंडल ऑफ हिस 4, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवी बंडल, ओके क्लियर है, डन। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है बंडल ऑफ हिस पुरकिंजे फाइबर में। ये पुरकिंजे फाइबर क्या करेंगे, चारों तरफ इम्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि डीपोलराइजेशन एग्जीक्यूट हो सके, ओके डन। बात करते हैं क्वेश्चन की, ऑल द कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम के सारे कंपोनेंट की बात करें, कैन जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल for the contraction of heart and muscles, but the sinoatrial nodes acts as a pacemaker because, कह रहा है कि यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट है कंडक्शन सिस्टम के, these components you can see this better here, है ना। सारे कंपोनेंट यानी आप देख रहे हो ये ऑटो एक्साइटेबल है, मस्कुलेचर
का क्या है, मॉडिफिकेशन है, मसल्स के मॉडिफिकेशन है, बट ऐसे नोड को ही हम पेस मेकर कहते हैं। क्यों, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो देखो भाई यहाँ पे ऑप्शन देखे हैं, साइनो आर्टेरियल नोड हैज लोअर इनहेरेंट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन, यानी साइनो आर्टेरियल नोड के पास सबसे कम इम्पल्स जनरेशन का पावर होता है। ऑल द अदर कंपोनेंट्स इन हार्ट कैनॉट कंडक्ट द, बोल रहा है कि भाई जितने भी बाकी जो कंडक्टिंग सिस्टम के पार्ट हैं वो एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट नहीं कर सकते। ओनली द साइनो आर्टेरियल नोड इज ऑटो एक्साइटेबल एंड ऑटो रिदमिक, सिर्फ साइनो आर्टेरियल ही ऑटो एक्साइटेबल है, ऑटो रिदमिक है नहीं, ये भी सही नहीं है, एवी नोड भी करता है ना। द साइनो आर्टेरियल नोड हैज हायर, साइनो आर्टेरियल नोड के पास क्या है, हायर इनहेरेंट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन है। ये बात बिल्कुल सही है, आपको पता है डीपोलराइजेशन मतलब एक्साइटेबिलिटी, वहां पे डीपोलराइज होगा मेम्ब्रेन। तो ये जो पावर है सबसे लार्जेस्ट, जो सबसे हायर जो है वो किसके पास है, ऐसे नोड के पास है। क्लियर, डन। चलो आगे बात करते हैं, हार्ट की बात करें तो हार्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल जो पहुंचता है कहां से, ऐसे नोड से एवी नोड तक, ठीक है, फ्रॉम द ऐसे नोड पहुंच रहा है। देयर इज अ डिले ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दिस डिले इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या अलाउ करता है, बोल रहा है कि ऐसे नोड यहाँ प्रेजेंट है, एवी नोड यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ पे इम्पल्स आने में टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि वहां पे इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है इंटर नोडल फाइबर, है ना, इंटर नोडल फाइबर के बीच में। अब इससे फायदा क्या हुआ जरा देखें, फायदा क्या है, फायदा ये है कि जिस टाइम पे ये यहाँ पे एक्साइटेड हो रहा है उस टाइम पे क्या हो रहा है, ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जिस टाइम पे ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसी टाइम पे वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ब्लड नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा फालतू का प्रेशर क्रिएट होगा। तो क्या होना चाहिए, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, जब अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे तब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होगा। तो ये जो डिले है, इस डिले में किसको कॉन्ट्रैक्ट करने का टाइम मिल जाता है, ऑरिकल्स को। तो बट ऑब्वियस सी बात है, क्या कर रहा है भाई, ये टाइम अलाउ कर रहा है, किसको अलाउ कर रहा है, वेंट्रिकल को, कि भैया तुम शांत रहो, तुम्हारे पास मैं कुछ भेज रहा हूँ, ब्लड भेज रहा हूँ, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, इट अलाउज राइट अट्रिया टू रिसीव द ब्लड, नहीं, ब्लड कौन रिसीव करेगा, वेंट्रिकल। इट अलाउज अट्रिया टू रेस्ट, अट्रिया को रेस्ट अलाउ करता है, नहीं, ये डिले क्या कर रहा है, इसी डिले के बीच में कौन कर रहा है, ऑरिकल कंप्लीटली सिस्टोल कर रहा है। इट अलाउज अ स्ट्रॉन्गर राइट अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोल रहा है भाई, ये जो टाइम डिले है ये अलाउ कर रहा है कि अट्रिया के वॉल स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कर सके ताकि मैक्सिमम ब्लड कहां जा सके, वेंट्रिकल के अंदर। सही बात है भाई, है ना। साथ ही देखिए भाई, इट अलाउज वेंट्रिकल्स टू रिसीव ऑल द ब्लड फ्रॉम द अट्रिया। जो टाइम डिले है, इस टाइम डिले में क्या होगा, वहां तो कॉन्ट्रैक्शन तो होता रहेगा और जो टाइम डिले है उसकी वजह से अलाउ कर रहा है वेंट्रिकल्स को टू रिसीव ऑल द ब्लड फ्रॉम द अट्रिया। तो दोनों से स्ट्रॉन्गर राइट अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा क्या आंसर हो जाएगा भाई, कि टाइम डिले की वजह से किसको रेस्ट मिल जा रहा है रिसीव करने के लिए, वेंट्रिकल्स को। तो अप्रोप्रिएट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई इस वाले क्वेश्चन को देखो, 2018 का क्वेश्चन है, नीट का, है ना। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम्स 2, मैच करना है। आपको याद है सेमोल्यूनर भाग कहाँ प्रेजेंट है, मेजर ओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। तो मेजर ओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक देखो भाई कहाँ दे रखा है, पल्मोनरी आर्टरी एंड क्या दी बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, है ना। आप क्या दिख रहा है, राइट वेंट्रिकल, सही है, वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में, सही है भाई। सी का क्या हो जाएगा 2, बाइकस्पिड वाल्व, है ना। तो बाइकस्पिड वाल्व क्या होगा भाई, कहाँ पे, बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पे आएगा, बाइकस्पिड लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका क्या हो जाएगा 1, है ना। ट्राइकस्पिड वाल्व की बात करें, किस साइड, राइट साइड, है ना। ज्यादा राइट साइड मतलब ज्यादा वाला साइड, याद रखना है, ज्यादा नंबर वाला, ज्यादा मजबूत। तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, क्या हो गया आंसर इसका 3। तो क्या क्या हो गया भाई 3 1 2, 3 1 2, कौन सा एप्रोप्रिएट सही आंसर है, ए। ओके चलो नेक्स्ट, चलो स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है, एक बीट, एक कंप्लीट हार्ट के डायस्टोल एंड सिस्टोल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सारे के समअप को हम क्या कहेंगे, कार्डियक साइकिल, जो कि कंप्लीट होता है 0.8 सेकंड में। एक साइकिल के कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 0.8 सेकंड। अब 0.8 सेकंड को हम इस वेन डायग्राम के हेल्प से स्टडी करते हैं, देखते हैं कौन कौन से कार्डियक इवेंट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जरा देखें। तो सबसे पहले लेते हैं इसको डिवाइड कर रहे हैं 8 सेक्शन में, 0.8 सेकेंड, ओके, 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1, ठीक है, ओके डन।
अब इसमें जो कार्डियक इवेंट्स हम देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम बाहर वाले जो सर्कल है उसको हम वेंट्रिकल के लिए छोड़ते हैं, अंदर वाले सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑरिकल को। तो इनर सर्कल में 0.1 सेकेंड के लिए क्या हो रहा है, सिस्टोल। ये जो शेडेड पार्ट है ना, दिस विल रिप्रेजेंट सिस्टोल, ठीक है। तो कितने सेकंड के लिए सिस्टोल हो रहा है, 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल हो रहा है, कहाँ पे, ऑरिकल में, है ना। इनर सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनर सर्कल को चलो दूसरे कलर से मैं आपको दिखा दूं एक बार, है ना। जो इनर सर्कल है ये रिप्रेजेंट करेगा ऑरिकल को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑरिकुलर इवेंट्स को, है ना। तो 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल, और कितने सेकंड के लिए डायस्टोल हो गया भाई, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑरिकल के लिए, फॉर ऑरिकल, है ना, ऑरिकल के लिए कितने सिस्टोल, कितने सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल एंड डायस्टोल 0.7 सेकंड के लिए। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया भाई, 0.7 सेकंड के लिए डायस्टोल हो गया, किसका, ऑरिकल का। अब बात करते हैं वेंट्रिकल का। तो वेंट्रिकल का जो होता है सिस्टोल, दैट इज ऑफ 0.3 सेकंड। आउटर सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बट ऑब्वियस ही बात है, बाहर वाला जो जस्ट आफ्टर द सिस्टोल, है ना, जैसे ही सिस्टोल कंप्लीट होगा ऑरिकल का, वैसे ही किसका सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल का, है ना। कहो कि इस सिस्टोल के लिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट वॉल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कहाँ से इम्पल्स आ रहा है, कहाँ से एनर्जी आ रही है। तो फॉर दिस कॉन्ट्रैक्शन इम्पल्स इज जनरेटेड बाय एसए नोड, साइनोआर्टरियल नोड के द्वारा इम्पल्स जनरेट किया जाता है। ये एसए नोड इम्पल्स जनरेट करेगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन इन आर्टरिया होगा या फिर ऑरिकल होगा। उसके बाद जैसे ही ये फिर से रिलैक्स करना चालू करेगा, जैसे इसका डायस्टोल स्टार्ट होगा, उसी टाइम पे वेंट्रिकल क्या करना चालू करेगा, सिस्टोल करना चालू करेगा, फॉर कितने सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए। डायस्टोल की बात करें, वेंट्रिकुलर डायस्टोल की, तो 1 2 3 4 5 0.5 सेकंड के लिए डायस्टोल रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नॉन सेडेड पार्ट है। चलो ओके डन। तो हम लोगों ने क्या देखा भाई, कि सारे के सारे चैम्बर्स जो है रिलैक्स स्टेट में हो, उसी टाइम से हम स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल को। यहाँ पे कहो कि मैम ऐसा भी है क्या कि सारे के सारे चैम्बर डायस्टोल वाले कंडीशन में हो, हाँ है ना, जरा देखो 1 2 3 और ये 4, कितने चैम्बर, 1 2 3 4, यानी कि 0.4 सेकेंड के लिए जो इवेंट है, इसमें ऑरिकल भी डायस्टोल कर रहा है और वेंट्रिकल भी डायस्टोल कर रहा है, दोनों डायस्टोल कर रहे हैं। तो इस वाले सेक्शन को हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट डायस्टोल। ओके क्लियर हो गया, डन। चलो भाई, तो ज्वाइंट डायस्टोल कितने सेकंड के लिए, 0.4 सेकंड के लिए। चलो एक देख लेते हैं कि जब चारों के चारों चैम्बर क्या है, रिलैक्स स्टेट में है, ज्वाइंट डायस्टोल है, व्हाट द इवेंट इज अकरिंग देयर, कोई इंपल्स जनरेट नहीं हो रहा है, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो एट दैट टाइम हो क्या रहा है, हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, है ना, रिलैक्स स्टेट में है और ब्लड का फ्लो हो रहा है, सुपेरियर वेना कावा एंड इंफेरियर वेना कावा में प्रेशर क्या है, ज्यादा है। यहाँ से ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा है, इम्प्यूरिफाइड ब्लड, या फिर आप कह सकते हो CO2 वाला ब्लड यहाँ आ रहा है राइट ऑरिकल में। और ये जो वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ओपन है, जिसकी वजह से ये ब्लड का मूवमेंट कहाँ हो जा रहा है, नीचे वेंट्रिकल में, ठीक है। एट दिस टाइम सेमीलूनर वाल्व जो है वो क्या है, क्लोज है, ओपन नहीं है, दिस इज क्लोज, है ना, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो दूसरा जो सेक्शन है, दैट इज लेफ्ट ऑरिकल। यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है कहाँ से आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आ रहा है और फ्लो हो रहा है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। बाइकस्पिड वाल्व खुला है, जिसकी वजह से डायरेक्ट फ्लो हो रहा है कहाँ पे, वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ पे भी सेमीलूनर वाल्व है, जो कि क्या है, एट दिस टाइम क्लोज है। ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पे क्या होता है, ये वाल्व क्लोज होता है, ये प्रेशर के थ्रू ही क्या होगा, ओपन होगा। ओके क्लियर है, डन। चलो भाई, हमने देखा सेमीलूनर वाल्व क्या है, बंद है, और बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, ओपन है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट वाया लेफ्ट ऑरिकल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल आ रहा है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंटर कर रहा है कहाँ पे, राइट ऑरिकल टू द राइट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया, डन। अब आफ्टर दिस, है ना, जो इस
कंडीशन में कितने सेकंड के लिए 0.4 सेकंड क्या हो रहा है, ये ज्वाइंट डायस्टोल, इसमें क्या होगा, फ्री फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट की जो फीलिंग होगी लगभग 75% हो जाती है, 75% फिल्ड हो जाता है वेंट्रिकल, है ना। ओके डन। चलो भाई यहाँ तक तो याद हो गया। को मैम बाकी का जो 25% है इसकी फीलिंग कहाँ से होगी, तो ऐसे नोड यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इट विल जनरेट एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू विच दिस एक्शन पोटेंशियल विल स्प्रेड into the wall of atria and it will lead to the contraction of atrium। ठीक है, तो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन इन atrium, या फिर तुम कर सकते हो 0.1 सेकेंड के लिए ऑरिकुलर सिस्टोल के थ्रू क्या होगा, रिमेनिंग 25% ब्लड यहाँ पे फिल्ड हो जाएगा। 25% कैसा 25%, रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग 25% ब्लड फिल्ड होगा कहाँ पे भाई, वेंट्रिकल के अंदर चला आएगा। ओके डन। यानी कि आफ्टर द सिस्टोल ऑफ अट्रिया हार्ट के वेंट्रिकल्स पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। अब उसके बाद एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करेगा इंटरनोडल फाइबर, उसके बाद एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, और उसके बाद पुरकिंजे फाइबर, है ना। तो पुरकिंजे फाइबर क्या करेगा, ये जो इम्पल्स है इसको लेकर के कैरी करेगा और वेंट्रिकल के वॉल में स्प्रेड कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे इम्पल्स आते ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये जोर से जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, देन ड्यू टू स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे ही स्टार्ट होगा, इसके स्टार्ट की वजह से ये जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है वो बंद हो जाएंगे। बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो रहे हैं भाई, एक तो यहाँ पे ब्लड फिल्ड है, वो क्या करेगा, प्रेशर, रिवर्स प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एज वेल एज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो मस्कुलर फ्लैप है ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे, और जिसकी वजह से एक साउंड क्रिएट होगा। वेंट्रिकुलर, क्या बता रही थी मैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है स्टार्ट, उसी टाइम पे बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज, एंड फर्स्ट साउंड क्रिएट होगा, जो पहला साउंड है दैट इज लब, इसको हम क्या कहेंगे, लब, याद रहेगा। ओके डन। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही ये स्टार्ट हो रहा, अभी तो स्टार्ट ही हो रहा था तो इसमें ये इवेंट हो गया, क्या इवेंट हुआ, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हुआ और पहला साउंड क्रिएट हुआ लब। ड्यू टू एक्सेस प्रेशर एक्सीडिंग इनसाइड द वेंट्रिकल वाले चैम्बर में प्रेशर क्या करेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रेशर दिस सेमीलूनर वाल्व विल गेट ओपन, है ना, ये सेमीलूनर वाल्व यहाँ से ओपन हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स के पास पहुंच जाएगा, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पहुंचेगा, मेजर अरोटा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई के लिए पंप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वेंट्रिकल जब सिस्टोल करता है तो कितने देर के लिए, 0.3 सेकेंड के लिए सिस्टोल करता है। इसी के साथ हमारा कार्डियक साइकिल क्या हो रहा है भाई, कंप्लीट हो रहा है। कहो मैम सेकेंड साउंड डब क्या है भाई, डब का जो साउंड है दैट इज ड्यू टू क्लोजर, जब इसे पूरी तरीके से पंप कर देगा, देन व्हाट विल हैपन, आफ्टर पंपिंग ऑफ कंप्लीट ब्लड फ्रॉम द, यहाँ से वेंट्रिकल से कभी भी ये पूरी तरीके से खाली नहीं होगा, सम अमाउंट ऑफ ब्लड विल गेट रिमेन इनसाइड द वेंट्रिकल आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आफ्टर पंपिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होगा। ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे सेमीलूनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे एंड प्रेशर की वजह से क्लोजर होगा, और क्लोजर की वजह से सेकेंड साउंड क्रिएट होगा। ये सेकेंड साउंड क्या कहलाएगा, डब, है ना। तो सेकेंड साउंड जो है किसकी वजह से हो रहा है, आपको याद रखना है, ड्यू टू क्लोजर, है ना, क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वाल्व, है ना। इसकी जो इंटेंसिटी होती है ज्यादा होती है और लाउडर होता है। पहला साउंड क्या होगा, धीमा होगा, लब, डब क्या होता है, लाउडर होता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वाल्व। ओके क्लियर हो गया, डन। आगे चले नेक्स्ट। चलो भाई कार्डियक साइकिल को हमने देखा यहाँ पे, है ना, इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं टेक्स्ट के थ्रू, फटाफट कंप्लीट करें। चलो भाई इसको स्टार्ट करते हैं।
टेक्स्ट के साथ रिवाइज करते हैं. टू बिगिन विथ ऑल 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट कॉल्ड ज्वाइंट डायस्टोल. ज्वाइंट डायस्टोल याद रखना है कितने सेकंड के लिए, 0.4 सेकंड के लिए. एट द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व आर ओपन. ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्या है, ओपन है. ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा flows left and right ventricle respectively. Semilunar valves are closed at this stage. Joint diastole में क्या होगा, semilunar valve क्लोज रहते हैं, ओपन नहीं रहते हैं. ऐसे नोड ने क्या किया, इम्पल्स जनरेट किया. ड्यू टू जनरेशन ऑफ इम्पल्स पोटेंशियल क्रिएट होगा, जिसकी वजह से व्हाट विल हैपन, अट्रियल सिस्टोल. अट्रियल सिस्टोल क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा. ज्वाइंट डायस्टोल में फिलिंग कितने हो गई थी, 75%. अट्रिया के सिस्टोल होने की वजह से बाकी 25% फिलिंग हो गई है ना. द एक्शन पोटेंशियल पासेस टू द एवी नोड एंड बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट टू द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर टू कॉज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. 100% फिल हो गया. और ऐसे नोड से इंपल्स कहाँ ट्रांसमिट हो चुका है, वेंट्रिकल के वॉल में पुरकिंजे फाइबर के थ्रू. और यहाँ पे होगा कॉन्ट्रैक्शन. ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर ज्यादा तो सेमिलुनर वाल्व ओपन होगा. सेमिलुनर वाल्व ओपन होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स के पास. एंड यहाँ से मेजर अरोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर दिए जाएंगे, सप्लाई कर दिए जाएंगे. वो रहा है एट द सेम टाइम अट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन डायस्टोल टू क्लोज द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व. वो रहा है कि उसी टाइम पे जब वेंट्रिकल स्टार्ट करता है कॉन्ट्रैक्शन, उसी टाइम पे अट्रिया क्या करती है, रिलैक्सेशन में चली जाती है. ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, अट्रिया क्या कर रही है, रिलैक्सेशन में जा रही है. तो इसी टाइम पे बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे. और क्लोज होंगे तो वहां पे एक साउंड क्रिएट होगा, दैट इज लब. मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया, डन. एट the pressure inside ventricle decreases, the bicuspid and tricuspid valve open to repeat the process or cardiac cycle. जैसे ही प्रेशर कम होगा भाई, वैसे ही क्या हो जाएगा, जैसे ही वेंट्रिकल फिर से डायस्टोल में जाएगा, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड फिर से ओपन हो जाएंगे. एंड ड्यू टू ओपन होने की वजह से फिर से कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 साउंड्स आर प्रोड्यूस. मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट साउंड लब एंड क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व. सेकंड साउंड इज डब, है ना. डब इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व. क्लियर. चलो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं. डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल. द सेकंड साउंड ऑफ हार्ट क्या है भाई, सेकेंड साउंड किसकी वजह से होता है भाई, जरा देखें. वेंट्रिकुलर वॉल्स वाइब्रेट ड्यू टू द पुशिंग इन ऑफ द ब्लड फ्रॉम अट्रिया. सेकेंड साउंड इसकी वजह से होता है क्या, नहीं, आपको पता है किसकी वजह से होता है, सेमिलुनर वाल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे. क्लोजर ऑफ वाल्व की वजह से साउंड क्रिएट होता है. तो सेमिलुनर वाल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू द वेसल्स फ्रॉम द वेंट्रिकल्स. इट इज द राइट आंसर. चलो आगे देखें. चलो ईसीजी की बात करते हैं. ईसीजी होता क्या है, ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इट इज अ मशीन टू मेजर द कार्डियक एक्टिविटीज एंड कार्डियक, बोल सकते हो कार्डियक एक्टिविटी के टाइम पे जो वोल्टेज क्रिएट होता है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है हार्ट के मसल्स के अंदर, उन सारे मसल्स, उन सारे वोल्टेजेस का मेजरमेंट हम इस मशीन के हेल्प से करते हैं. एंड व्हाट इज द बेनिफिट, बेनिफिट ये है कि हार्ट के डिफरेंट पार्ट के अंदर उसकी एफिशिएंसी को हम चेक कर सकते हैं कि हार्ट का कौन सा पार्ट एफिशिएंटली वर्क कर रहा है या वर्क नहीं कर रहा है. दिस आर द बेनिफिट्स. चलो भाई ईसीजी मशीन देख लो. यू इफ यू वांट टू सी द ईसीजी मशीन, दिस टाइप ऑफ मशीन. भाई ये मशीन है हमारा ईसीजी, जिसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं. इन सारे इलेक्ट्रोड्स को हम बॉडी के ऊपर लगाते हैं, दोनों रिस्ट, दोनों एंकल, एज वेल एज 12 लीड्स आर प्लेस्ड ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द चेस्ट. ठीक है, टू मेजर द हार्ट एक्टिविटी. चलो भाई आगे चलते हैं. नेक्स्ट आप यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हो, व्हाट इज गिवन हियर, PQRST. यहाँ पे QRS को QRS कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं. व्हाट इज P वेव, P वेव क्या है, स्लाइटली यहाँ पे आप देख रहे हो कर्व है विच इज रिप्रेजेंटिंग डीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया. डीपोलराइजेशन आपने पढ़ रखा है नर्वस टिश्यू में या फिर टिश्यू वाले में, है ना. तो वहां पे क्या डीपोलराइज, डीपोलराइज का मतलब आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में चले जाना. तो यहाँ पे मसल्स ऑफ अट्रिया क्या हो रही है, एक्साइटेड स्टेट में आ रही है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. देन P वेव इज रिप्रेजेंटिंग डीपोलराइजेशन. ओके, QRS की बात करें, QRS is representing the depolarization of ventricle and T segment is responsible for representing repolarization of ventricle. repolarization आप कर सकते हो फिर से रेस्ट के कंडीशन में जाने वाला. ओके, क्लियर, डन. चलो भाई आगे चले. नेक्स्ट QRS वेव मैंने आपको बता दिया, डीपोलराइजेशन, ठीक है. एंड T वेव रीपोलराइजेशन, रिटर्न
एंड आप कह सकते हो नॉर्मल स्टेट में आने के टाइम का ये वोल्टेज है, ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू द आप कह सकते हो नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स या नंबर ऑफ ओनली P वेव या नंबर ऑफ T वेव के काउंटिंग के बेसिस पे आप हार्ट बीट पर मिनट काउंट कर सकते हो। 1 मिनट में कितने P वेव दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से वो हार्ट बीट नंबर काउंट किया जा सकता है। चलो बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। होता क्या है डबल सर्कुलेशन, पहले भी पढ़ा रखा है। क्या पढ़ा रखा है कि डबल सर्कुलेशन हमारे बॉडी के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड पाइसेज यानी फिशेज के अंदर जो सर्कुलेशन है दैट इज सिंगल सर्कुलेशन। तो कहोगे मैम डबल सर्कुलेशन कहेंगे किसको, जरा देखना। सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि कोई बॉडी पार्ट्स है, बॉडी का है ना, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, तो इस बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट के पास। यही ब्लड वापस ऑक्सीजनेशन के लिए हार्ट को छोड़ दिया है ना, कहाँ चला गया, लंग्स के पास। आफ्टर ऑक्सीजनेशन दिस ब्लड इज गेटिंग बैक टू द हार्ट टू रीच द बॉडी पार्ट्स। यहाँ से सीधा ये बॉडी के पास नहीं आ रहा है, इसको वापस ये कहाँ जा रहा है, हार्ट के पास जा रहा है, और दोबारा आने के बाद ये फिर वापस सप्लाई होगा कहाँ, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। यानी कि ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड को वापस बॉडी पार्ट्स तक पहुंचने में हार्ट को कितनी बार क्रॉस करना पड़ रहा है, 2 टाइम्स, है ना। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। एंड यहाँ पे 2 आर्क आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला आर्क जो लंग्स से रिलेटेड है, लंग्स को सप्लाई कर रहा है, दैट इज, इसको मैं बोलूंगी ये कहाँ जा रहा है भाई, लंग्स के पास जा रहा है ऑक्सीजनेट होने के लिए। तो ऊपर वाला जो आर्क है इसको हम पल्मोनरी आर्क कहेंगे, और ये वाला क्या है, सिस्टेमिक आर्क है ना, दिस इज सिस्टेमिक आर्क या सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले को क्या कहेंगे भाई, पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी आर्क, ठीक है, ओके। इसको बोल देंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन और आर्क, है ना, ठीक है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन बता दिया मैंने आपको। सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसके बीच, हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच, ठीक है। एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कहें, दिस इज द डायग्राम व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी, यू कैन क्लियर योर कंसेप्ट हियर, ओके। चलो भाई आगे चलते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसके बीच भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। किसके बीच, मैंने आपको बताया हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स के बीच, ठीक है, ओके। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें। पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from the right ventricle to the lungs and return to the oxygenated blood from the lungs to the left atrium is called pulmonary circulation, है ना। 2 pulmonary veins from each lungs transport the oxygenated blood to the left atrium। ये याद रखना भाई कि जो लेफ्ट एट्रियम को ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है वो क्या है, पल्मोनरी वेन है ना। और आगे चलते हैं, डबल सर्कुलेशन क्या करता है, प्रिवेंट करता है दोनों ब्लड को मिक्स होने से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता, अलग अलग ये फ्लो कराता है। तो एफिशिएंसी ऑफ, आप कह सकते हो, बॉडी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के ऊपर एक बार नजर डालें। वाई, आपको पता है भाई कि हमारा हार्ट क्या है, मायोजेनिक है, सेल्फ एक्साइटेबल है, इसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता टू जनरेट द इम्पल्स टू बीट, है ना। आप कह सकते हो कि हमारा हार्ट मायोजेनिक है मैम, देन वाई रेगुलेशन, यहाँ पे रेगुलेशन वाली बात कहाँ से आ गई, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल कंडीशन हार्ट बीट कभी ज्यादा भी होता है और कभी कम भी होता है। इन दैट केस क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, हमारे हार्ट के हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए हमारा ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होगा। हिंड ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगाटा में कार्डियक सेंटर रेस्पॉन्सिबल है हार्ट के एक्टिविटी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा है अ स्पेशल न्यूरल सेंटर सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लोंगाटा मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शन को बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यानी कि ऑटोनोमस का मतलब क्या है, फियर फाइट एंड फ्लाइट के कंडीशन में जब सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक एक्शन इन्वॉल्व होगा उस टाइम पे हमारे हार्ट के एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूरल सेंटर विच इज सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लोंगाटा। सिंपैथेटिक एक्शन एंड पारासिम्पैथेटिक एक्शन के बारे में आपने पढ़ रखा है या फिर आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, है ना। तो क्या है सिंपैथेटिक एक्शन, आपको पता है क्या करेगा, हार्ट बीट को बढ़ाता है, जबकि पारासिम्पैथेटिक एक्शन क्या करता है, हार्ट बीट को स्लो डाउन करने का काम करता है। यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से हैं, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड एसिटाइलकोलिन। इन केस ऑफ
पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइलकोलिन। चलो भाई, एड्रेनालिन मेडुला से हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, दैट इज आप कह सकते हो इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट। मैंने आपको क्या बोला, सिंपैथेटिक के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, सिंपैथेटिक के लिए रेस्पॉन्सिबल है एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, एड्रेनल मेडुला से। वो क्या करेंगे, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देंगे या फिर कह सकते हो हार्ट बीट को बढ़ा देंगे। ओके चलो कार्डियक आउटपुट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको शॉर्ट में मैं समझा देती हूँ क्या है कार्डियक आउटपुट। तो सुनना, ध्यान देना कि अपना जो हार्ट है ना, 100% फील्ड हो रहा है। फील्ड हो रहा है कहाँ से, बाहर से ब्लड आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड एज वेल एज ऑक्सीजनेटेड, 4 चैम्बर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो वेंट्रिकल के अंदर जो 100% फिलिंग होती है, जब 100% ये फील्ड होता है, इन दैट सिचुएशन यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है दैट इज 120 ml, 100% फील्ड कंडीशन में। ठीक है, तो आप किसके बाद, आफ्टर डायस्टोलिक, मतलब आप कह रहे हो डायस्टोल कंप्लीट हो गया, पूरी तरीके से भर चुका है ना, तो इसका डायस्टोल खत्म हो चुका। किसका डायस्टोल खत्म हो चुका, वेंट्रिकल का। अब वेंट्रिकल क्या करने वाला, सिस्टोल। तो आफ्टर डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वो क्या है, डायस्टोलिक। आफ्टर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, है ना, तो वेंट्रिकल की डायस्टोल कंप्लीट होने के बाद जो ब्लड अमाउंट है दैट इज 120 ml को, कि मैम ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को बाहर पंप कर देगा, सही बात है। उस टाइम उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टोल, है ना। तो आफ्टर सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ने सिस्टोल किया और अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ जो बच जाता है दोनों में दैट इज 50 ml, है ना। पूरा बाहर की तरफ पंप आउट नहीं होता। तो आफ्टर सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल जो अमाउंट ऑफ ब्लड है ना, अमाउंट ऑफ ब्लड है वो कितना हो जाएगा आपको पता है, दैट इज 50 ml। तो कहो कि भाई 1 बीट में कितना ml ब्लड पंप कर दिया गया हार्ट के द्वारा, तो यू नो वेरी वेल 120 माइनस 50 था कितना, 120, बचा कितना 50, तो गया कितना बाहर भाई, 70 ml। ओके, कहने का मतलब क्या है कि ओनली 1 बीट, है ना, सिर्फ 1 बीट और पंप आउट कितना, 1 बीट में कितना ब्लड बाहर जा रहा है, 1 बीट के थ्रू हम दे रहे हैं 70 ml ब्लड इज गेटिंग पम्प्ड आउट हो रहा है भाई। तो इस ब्लड के अमाउंट को ही हम क्या कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहेंगे इसको हम, स्ट्रोक वॉल्यूम, याद रहेगा। ओके डन। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर हार्ट कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स बीट करता है भैया, है ना। तो 1 मिनट में कितना ml आ जाएगा बाहर हार्ट के, जरा देखें। तो 1 मिनट में जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाहर आ रहा है दैट इज 72 इंटू 70, यानी तुम कह सकते हो 0450 ml, यानी कि अबाउट नियरली 5 लीटर ब्लड इज गेटिंग पम्प्ड आउट बाय, आप कह सकते हो हमारा हार्ट। इसी को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट में जो ब्लड का अमाउंट पंप कर दिया जाएगा, है ना, इन 1 minute amount of blood amount of blood pumped by heart, इसी को हम क्या कह रहे हैं, कार्डियक आउटपुट। इसी को हम बोल रहे हैं कार्डियक आउटपुट। क्लियर हो गया। चलो भाई, हमने कार्डियक आउटपुट देख लिया। हम क्या पढ़ रहे थे, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, है ना। तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट या हार्ट बीट रेट को रेगुलेट करने वाला जो सेंटर है दैट इज सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। दोज आर कैरोटिड आर्टरी के ऊपर प्रेजेंट बैरोरिसेप्टर्स। दिस बैरोरिसेप्टर्स send the signal to the medulla oblongata when pressure get exceed, है ना। प्रेशर ज्यादा हो जाएगा जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, जब बार बार बीट करेगा, देन इट विल सेंड मैसेज कहाँ भाई, मेडुला oblongata के अंदर। और यहाँ पे पारासिम्पैथेटिक जो नर्व है, वैगस नर्व है, ठीक है, एंड इसके थ्रू क्या किया जाएगा, वापस मैसेज भेजा जाएगा टू डिक्रीजेज द हार्ट बीट को स्लो डाउन करने के लिए। क्लियर हो गया। देन आगे चलते हैं भाई। यहाँ पे कुछ और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं एक्सटर्नल रिसेप्टर्स से, वो क्या कर रहे हैं, इम्पल्स गेन कर रहे हैं और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा को ट्रांसमिट हो रहा है मैसेज, ड्यू टू विच यहाँ पे क्या होगा भाई, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीटिंग बढ़ जाएगी। ओके, क्लियर हो गया। डन। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट
चलो भाई बात करते हैं हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? प्रेशर एक कहाँ एग्जर्ट होता है? प्रेशर एग्जर्ट होता है हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल पे। कौन एग्जर्ट करता है? ब्लड फ्लोइंग थ्रू दिस ब्लड वेसल्स, है ना। तो यहाँ पे जो नॉर्मल प्रेशर है व्हाट इज दैट? तो आप देखो जो हार्ट है, ये हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड पंप कर रहा है। कहाँ पे? ब्लड वेसल्स के अंदर। तो एट द टाइम ऑफ सिस्टोल ऑफ, है ना, आफ्टर सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल के सिस्टोल के बाद जो ब्लड जाएगा ब्लड वेसल्स में, वहां पर अमाउंट ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mmHg। कितना भाई? 120 mm ऑफ Hg एट नॉर्मल कंडीशन। इन नॉर्मल कंडीशन कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है आफ्टर सिस्टोल ऑफ, यानी ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, दैट इज 120 mmHg। चलो भाई डायस्टोल की बात करें। डायस्टोल के टाइम पे बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है? इनसाइड द हार्ट, है ना, लंग से हार्ट। डायस्टोल के टाइम पे तो डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है दैट इज अबाउट 80 mmHg। यदि किसी व्यक्ति का सामान्य स्थिति में, यानी इन नॉर्मल कंडीशन, एनी बॉडी ब्लड प्रेशर विल गेट एक्सीडेड फ्रॉम दिस वैल्यू अप टू कितना भाई? 139 बाई कितना? 90। इससे ज्यादा हो या ये मेंटेन रहे नॉर्मल कंडीशन में भी, तो इसे हम क्या कहेंगे? हाइपर टेंशन। गॉट इट? क्लियर हुआ? फिर से रिपीट कर रही हूँ। सिस्टोलिक प्रेशर कितना है आपको याद रखना है। सिस्टोलिक ज्यादा होता है 120 mmHg और डायस्टोलिक कितना हुआ? 80 mmHg। यदि नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर कितना ज्यादा? 139 से ज्यादा, है ना, ऊपर वाला, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर, एंड डायस्टोलिक प्रेशर 90 mmHg से ज्यादा, देन दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। किसको किसको अफेक्ट करता है? वाइटल ऑर्गन, बड़े बड़े विसरा जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज किडनी, ब्रेन एंड हार्ट, है ना, इसको अफेक्ट करेगा। दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब क्या होता है? ऐसी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई कर रही है हमारे हार्ट के वॉल्स को, है ना, वो हार्ट के सेल्स को। इन आर्टरीज के अंदर किसी तरीके का ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से क्या हो? ब्लड सप्लाई ब्लॉक्ड हो जाए। किसके लिए? हार्ट के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉमनली कॉल्ड अथेरोस्क्लेरोसिस, अफेक्टिंग द ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट, कैल्शियम एंड कोलेस्ट्रॉल। अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है भाई? ब्लड कैपिलरीज का नैरो हो जाना, यानी कि ये ब्लड कैपिलरीज किसको ब्लड सप्लाई करेगी? हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी, और इसके अंदर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम प्लस 2 आयन एज वेल एज, आप कह सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम प्लस 2 आयन, फैट वगैरह मिलकर के क्या कर रही है? ब्लड वेसल्स के पैसेज को नैरो कर रही है, एंड दिस डिजीज इज नोन एज अथेरोस्क्लेरोसिस। एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बात करें तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है भाई? ड्यू टू aging, due to loss of elasticity of blood vessels it will get narrow, है ना। ड्यू टू एजिंग की वजह से, डिजेनरेटिव डिजीज की वजह से ब्लड वेसल्स का नैरो हो जाना और पैसेज क्या नैरो हो जाना क्या कहलाएगा? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अंजाइना क्या है? हार्ट पेन को ही अंजाइना कहते हैं। कंप्लीट फॉर्म में क्या बोलेंगे? अंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस वर्ड क्यों आया? बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ पेक्टोरल मसल्स, पेक्टोरल गर्डल, यानी कि यहाँ पे पेन फील होगा, लोअर जॉ में पेन फील होगा, और इसका ऑरिजिन उनको ऐसा लगेगा कि सम पेन इज कमिंग फ्रॉम हियर, है ना, ऐसा लगा कि हार्ट से पेन स्टार्ट हो रहा है और लोअर जॉ और यहाँ पे उनको फील होता है पेन, ठीक है। तो अंजाइना आप याद रखोगे, अंजाइना पेक्टोरिस, इसमें एक्यूट चेस्ट पेन हो रहा है ड्यू टू द लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स, है ना। आप कह सकते हो हार्ट अटैक का प्राइमरी स्टेज है ये, फर्स्ट स्टेप हो गया भाई। इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल एज वेल एज एल्डरली जो पर्सन होते हैं उनके अंदर कॉमन पाया जाता है, ठीक है। हार्ट फेलियर की बात करें, व्हाट इज हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट अटैक नहीं होता। व्हाट इज हार्ट फेलियर? सुनना, हार्ट का कार्डियक आउटपुट कितना है? 5 लीटर इन अ मिनट या फिर 5040 ml इन अ मिनट, बट ड्यू टू सम कॉज, है ना, हार्ट इतना पंप ना कर पाए 1 मिनट में, या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम उसका 70 ml से कम हो जाए, जितना उसको पंप करना चाहिए उतना ना करके उससे कम हो जाए, देन दिस कंडीशन इज नोन एज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर को आप एक बार देखो क्या लिख रखा है, हार्ट डज नॉट पंप एनफ ब्लड, है ना, एनफ ब्लड नहीं भर to meet the requirement of the body. It is also known as congestive heart
फेलियर। अब व्हाट इज कंजेशन, इसको हम रिलेट करते हैं समटाइम्स कंजेशन ऑफ लंग्स से, है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हार्ट के मसल्स को उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है जितना कि उसको होना चाहिए, एज वेल एज इसकी जो एफिशिएंसी है उतनी ज़्यादा नहीं रह गई है, एफिशिएंसी कम हो गई है ड्यू टू, आप कह सकते हो, सम डिसऑर्डर इन लंग्स, है ना। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि हार्ट फेलियर को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। क्यों भाई, ड्यू टू कंजेशन ऑफ लंग्स इज द वन ऑफ इट्स कॉज। कंजेशन हो जाएगा लंग्स में तो अपने आप हार्ट क्या करने लगेगा, उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी। हार्ट फेलियर इज डिफरेंट फ्रॉम द हार्ट अटैक बिकॉज यहाँ पे हार्ट अटैक के अंदर मसल्स डैमेज होते हैं, नेक्रोसिस होती है हार्ट के सेल्स के अंदर। अब आगे चलते हैं भाई, व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट। आगे देखें व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या होगा, ऐसे नोड इंपल्स जनरेट नहीं कर पाएगा, यानी कि हार्ट विल स्टॉप बीटिंग, उसको हम क्या देंगे, कार्डियक अरेस्ट। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, व्हाट इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, फॉर्मेशन ऑफ प्लेक, आप कह सकते हो क्लॉट, कहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, जिसकी वजह से ब्लॉकेज क्रिएट होगा, हार्ट के मसल्स को प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन का नहीं हो पाएगा, उसी को हम कहेंगे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। याद रखना आपको, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन द कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, इट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, यानी कि LAD, है ना, लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, एंड दिस इज नोन एज विडो आर्टरी, इसको हम विडो आर्टरी के नाम से भी जानते हैं, है ना। मैक्सिमम हार्ट अटैक जो होता है इसी कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज की वजह से होता है, इसलिए हम इसे विडो आर्टरी भी कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम, यानी कि लिवर के पास ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तब ये पोर्टल सिस्टम का क्वेश्चन है, व्हाट इज पोर्टल सिस्टम, होता क्या है पोर्टल सिस्टम। तो भैया तुमने यहाँ पे इसके लिए कंसेप्ट समझना है, क्या कंसेप्ट है वो देखते हैं जरा, है ना। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एक्यूमुलेट होंगे, हार्ट के अंदर, हार्ट उसको पंप करेगा, लंग्स के पास ले जाएगा, पर हार्ट के पास पहुंचाने के लिए दो वेन रिस्पॉन्सिबल हैं, इंफेरियर वेन एंड सुपेरियर वेन, जो मेजर वेन है, ठीक है। तो इंफेरियर का मतलब क्या होगा, डायफ्राम से नीचे रहने वाले जो बॉडी पार्ट्स हैं वहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पिक करता है और कहाँ लेके आएगा, इंफेरियर वेना कावा में, है ना। सुपेरियर वेन क्या करेगा, डायफ्राम से ऊपर वाले जो बॉडी पार्ट्स हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा और सुपेरियर वेना कावा में उसको छोड़ेगा। समझ में बात आ गई, क्लियर है। तो बट कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स भी हैं जो अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन वेन्स में ना डाल करके किसी दूसरे बॉडी पार्ट्स को डाल देते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, है ना, एंड यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ से डाइजेस्टेड पार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कहाँ पहुँचता है, लिवर के पास पहुँचता है। लिवर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, उसका प्रोसेसिंग करेगा, आफ्टर दैट जो पार्ट ब्लड में जाना चाहिए उसको वहाँ जाने देगा। कहने का मतलब क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाना चाहिए थे, इंफेरियर वेन में, इंफेरियर वेन में ना जा करके ये कहाँ जा रहे हैं, लिवर में जा रहे हैं। यानी कि इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम। कैसा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो भाई यहाँ कहाँ से आ रहे हैं, आपको मैंने बता दिया आंसर कि स्टमक से आएगा और इंटेस्टाइन से आएगा। तो स्टमक के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो गया है क्या, नहीं, स्टमक के अंदर कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। तो डाइजेस्टेड फूड के का जो एब्जॉर्प्शन है वो एब्जॉर्प्शन के बाद फूड कहाँ से आना चाहिए, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होना चाहिए, और इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आप कह सकते हो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना ब्लड कहाँ डालते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर डालते हैं। और ये हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ जाकर के मिलता है, लीवर को मिलता है, लीवर को दिया जाता है ये ब्लड। गॉट इट, क्लियर। सुनना, ध्यान देना, हमारे बॉडी में सारे के सारे ऑर्गन कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं, रिसीव करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड नहीं। तो कहो कि मैम कुछ तो होंगे जो डीऑक्सीजनेटेड रिसीव करते हैं, हाँ करते हैं ना। Heart is the organ which is receiving deoxygenated blood, and the second organ is liver, which is receiving deoxygenated blood from the various organ of our alimentary canal, majorly किससे भाई, small intestine से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, small intestine। क्लियर है, कोई दिक्कत,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ब्लड प्रेशर इन द मैमोलियन अरोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, मैक्सिमम कब होगा, जब सिस्टोल होगा। किसका सिस्टोल, वेंट्रिकल का। किसकी बात कर रहा है, मैमोलियन अरोटा की बात कर रहा है। अरोटा यानी कि बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाला, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये प्रेशर कब ज्यादा होगा, जब सिस्टोल होगा। तो सिस्टोल देख लिया भाई, सिस्टोल होना चाहिए किसका, वेंट्रिकल का। कौन से पार्ट, अरोटा किससे निकलता है, आपको याद रखना होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया भाई। तो देखो ऑप्शन में दे रखा है क्या, सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे क्लोज हुआ। चलो थैंक यू, बाय बाय।